थोड़ी अटपटी बात तो है। गुजरात में जब साबरमती एक्सप्रेस के 2 डब्बे जलाए गए, जिनमें अयोध्या से रामलला के दर्शन करके आ रहे तीर्थयात्री, हिंदू तीर्थयात्री थे, वो जिंदा भस्मीभूत हो गए। उसके बाद गुजरात में दंगे हुए। वो दुखद परिस्थिति थी, दोनों घटनाएं दुखद थी, जघन्य थी। तीर्थयात्रियों को जिंदा फूंक देना भी जघन्यतम कृत्य था, और उसके बाद हुआ दंगा भी। लेकिन उस दंगे के बाद साबरमती में बहुत पानी बह गया। गुजरात ने तरक्की की राह पकड़ी। और यह भी सच है कि उसके बाद से गुजरात में हिंदू मुस्लिम संघर्ष नहीं हुआ। 15 साल नरेंद्र मोदी वहां चीफ मिनिस्टर रहे। उसके बाद उनके उत्तराधिकारियों का शासन है, मोदी के वहां। आर्थिक संपन्नता के विषय को आप छोड़ दें, गुजरात के कारोबार वाले विषय को, तो कम से कम सामाजिक सद्भाव के स्तर पर यह गुजरात में एक बड़ी उपलब्धि है कि 2-2.5 दशक से वहां सांप्रदायिक तनाव की कोई बड़ी घटना नहीं हुई। इस परिप्रेक्ष्य में, इस परिदृश्य में जब मोदी 15 साल वहां चीफ मिनिस्टर रह लिए, उसके बाद 8-9 साल प्रधानमंत्री रह लिए देश के, तब अचानक से बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आती है, मोदी क्वेश्चन। इस समय उसका औचित्य, उस पर प्रश्न उठता है। उस डॉक्यूमेंट्री में जिन लोगों को शामिल किया गया, जिन कारवां के, बायर के, प्रिंट के और इस तरह के दूसरे जिन लोगों को शामिल किया गया, वो लोग सामाजिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में घोषित तौर पर मोदी विरोधी और भाजपा विरोधी के तौर पर स्थापित हैं। एक आरोपी है। दूसरा आरोपी है कि कुछ कांग्रेस के लोग भी हैं उसमें शामिल। तीसरा एक प्रश्न खड़ा होता है कि गुजरात में दंगा हुआ, उस पर आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, तो फिर गुजरात में संदेश है, गुजरात समाचार है, इस ढंग के जो पुराने वहाँ के अखबार हैं, उनके लोगों को भी उसमें होना चाहिए, क्योंकि वो बायर और कारवां और प्रिंट इन जैसे वेबसाइट से शायद ज़्यादा बेहतर प्रामाणिक विवरण दे पाते। एक प्रश्न ये भी उठ रहा है। और इन सब के इतर जाके एक मसला बड़ा ये कि जब उस डॉक्यूमेंट्री को भारत सरकार ने गलत मंतव्य के साथ, गलत मंशा के साथ बनाई गई डॉक्यूमेंट्री घोषित करके उसको प्रतिबंधित कर दिया, तो भारत में उस पर रार क्यों, टकराव क्यों? जेएनयू में झड़प हो रही है कि जी इसका स्क्रीनिंग कराएंगे डॉक्यूमेंट्री की। जामिया मिलिया इस्लामिया में झड़प हो रही है कि इसकी स्क्रीनिंग कराना बहुत जरूरी है। ब्रिटेन की सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री में उल्लेखित तथ्यों को नकार दिया है। भारत की सरकार ने नकार दिया। भारत के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका नरेंद्र मोदी की भूमिका पर, फिर भी उस पर संघर्ष है कि भाई डॉक्यूमेंट्री बहुत जरूरी है देखना, इसको चलना चाहिए। क्या अब कोई 24 में चुनाव भी है, 24 के फर्स्ट हाफ में? क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल डिजाइन है, राजनीतिक डिजाइन है कोई? अचानक से ये मसला कैसे आया, और आया तो अधूरा क्यों आया? क्या इसमें साबरमती एक्सप्रेस के 2 डब्बे फूंक दिए जाने वाली जो घटना है, जो यानी जो क्रिया है, उसका उल्लेख है सविस्तार?
यह भी एक प्रश्न है। और क्या भारत मूल के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बीच में तनाव पैदा करने की कोशिश की गई इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए? हालांकि ऋषि सुनक ने बहुत स्पष्टता के साथ इस डॉक्यूमेंट्री को नकारा है और उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार जो है वो भारत की संप्रभुता का सम्मान करती है। और इन सब के बीच में कांग्रेस में एक घल्लूघारा हो गया। ए.के. एंटोनी, सीनियर मोस्ट लीडर इन कांग्रेस, उनके बेटे अनिल एंटोनी, ये कौन है जानते हैं आप? ये वो हैं जिन्होंने राहुल गांधी की केरल में कॉन्स्टिट्यूएंसी में वॉर रूम संभाला था, वॉर रूम के इंचार्ज थे। राहुल जी को वहां से जिताने में बहुत बड़ी भूमिका थी इनकी, सक्रिय थे। उन्होंने इसलिए छोड़ दी कांग्रेस क्योंकि कांग्रेस, उन्होंने एक ट्वीट किया कि भाजपा से हमारी लड़ाई भारत के भीतर है, लेकिन अगर कोई दूसरे देश की कोई न्यूज एजेंसी भारत की संप्रभुता, सोवरेनिटी और उसके आत्मसम्मान पर चोट करना चाहेगी तो उसकी निंदा होनी चाहिए। कांग्रेस को एक ट्वीट मंजूर नहीं हुआ। कांग्रेस ने कहा ये ट्वीट हटाओ, हमें खेलना है इस बीबीसी वाली डॉक्यूमेंट्री पर। एंटोनी साहब के बेटे ने कहा कि हम ट्वीट नहीं हटाएंगे, हम खुद पार्टी से हट जाएंगे, और वो पार्टी से हट गए। यह स्थिति है सहिष्णुता की। भाई अगर एक ने ट्वीट कर भी दिया था तो चलने देते, क्या दिक्कत थी? लेकिन कांग्रेस की सहिष्णुता यहां उभर कर आ गई। क्या भारत के राजनीतिक पार्टियों के लोग भारत के सुप्रीम कोर्ट से ऊपर बीबीसी को रखेंगे? यह भी सवाल उठ रहा है। मैं मानता हूं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के नीचे बीबीसी समेत सबको रहना चाहिए, उससे ऊपर कोई नहीं। यह एक बड़ा मसला है। नसीम खान साहब, आपसे शुरुआत करूंगा। भारत में उस दंगे पर अपने अपने ढंग से बहुत कुछ लिखा गया, कहा गया, दिखाया गया, वीडियो बना, ऑडियो बना, प्रिंट में छपा, सब कुछ हुआ। राजनीतिक मंचों पर भी उसकी गूंज लगातार रही। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कुछ फैसले आए और उसके बाद अब लगभग 20-21 साल बाद बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री लेके आता है। उस डॉक्यूमेंट्री को ना तो बीबीसी लंदन की सरकार ओन करती है, इंग्लैंड की, वो कहती है ये गलत है और भारत और हमारे रिश्ते खराब करने का खेल है, इसलिए ऋषि सुनक ने कहा हम इसको खारिज करते हैं। कांग्रेस में एंटोनी साहब के बेटे ने कहा कि भाई बीजेपी से लड़ना है तो घर के अंदर लड़ेंगे, बाहर वाला आदमी आके ज्ञान नहीं दे सकता। इस मसले पर उनकी भी थूथू हुई और विचारों को छोड़ के जाना पड़ा पार्टी। आपको इसमें क्या लगता है कि अचानक से बीबीसी को 2 दशक बाद इस मसले पर डॉक्यूमेंट्री बनाने की प्रेरणा कहां से मिली? क्या इसका 24 के चुनाव से कोई ताल्लुक है? क्योंकि अब चुनाव में भी 400 दिन के करीब बचे मुश्किल से। लेकिन ये जो गुजरात वाली फाइल आई है, बीबीसी जिसको लाया है जेब में रख के, इस फाइल का प्रचार में तो कांग्रेस ही लगी है, कांग्रेस लगी है, लेफ्ट लगी है। इसका मतलब ये भाजपा का खेल तो नहीं। तो कश्मीर फाइल हम इनका खेल मान भी ले, लेकिन ये गुजरात फाइल तो कांग्रेस का ही खेल लग रहा फिर, क्योंकि इसमें तो कांग्रेस ही लगी। ए.के. एंटोनी साहब का लड़का बली हो गया। बताइए कितने पुराने नेता। उन्होंने अच्छी बात एक कह दी थी। गलती उनकी इतनी है, जब सोनिया जी ने उनको कमेटी बना दी, उसका हेड बना दिया कि भाई हमारी पार्टी की लुटिया क्यों डूबी, इसका अध्ययन करो, तो उन्होंने अध्ययन करके जो बताया ए.के. एंटोनी ने, मुझे लग रहा है इसी के लिए उनके लड़के के पीछे पड़ गए क्या सब। ये एक विषय है, इस पर भी चिंतन करना होगा, क्योंकि ए.के. एंटोनी का परिवार छोटा नहीं है। और अनिल ये वो है जो राहुल गांधी के केरल की कॉन्स्टिट्यूएंसी के वॉर रूम का इंचार्ज रहा। ये कोई ऐसा थोड़ी नहीं कि मुरादनगर में, मोदी नगर में युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता था। मसला है। खैर आएंगे उस पर। दिनेश जी,
कांग्रेस कह रही है कि मुद्दा है तो उठेगा, जो मैं समझा, बाकी तो चीजें हैं, लेकिन जो मूल स्वर मैं समझा कांग्रेस का कि भाई मुद्दा है तो उठेगा, आपको ये ऐतराज क्यों? नहीं भैया, अब नसीम खाना भी उनकी बात आ जाए फिर आपकी। जी, ए.के. मिश्रा साहब, जब मसला दो देशों का होता है तो उसमें पार्टियां पीछे छूट जाती हैं, नेता तो बहुत पीछे छूट जाते हैं, नारेबाजी भी छूट जाती है, वो सब छोटी चीजें हो जाती हैं। मान लीजिए आज कोई भारत एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस करने में लग जाए जो ब्रिटेन के 200 साल के 250-300 साल के कुकृत्यों का पूरा वो करे और मौजूदा प्रधानमंत्री को उसके लिए लानत मलानत भेजे, ऐसा कोई पिक्चर बनाए, तो उस पिक्चर का बाकी जनता पर क्या असर होगा छोड़िए, लेकिन पहला असर होगा कि ब्रिटेन की मौजूदा सरकार और भारत की मौजूदा सरकार के बीच में रिफ्ट आ जाएगी। नहीं, ये दो पार्टियों का मसला नहीं रह जाता ना, ब्रिटेन की कोई पार्टी आज चुनाव तो लड़ नहीं रही। अगर मैं मेरा एक प्रश्न करता हूं, ये काम कांग्रेस या सीपीआई सीपीएम ने खुद क्यों नहीं कर लिया? उनके पास कैमरे कमी नहीं, कैमरामैन कमी नहीं, हो सकता है कांग्रेस ये गुजरात दंगों पर जो डॉक्यूमेंट्री बनी है इससे प्रेरणा लेके फिर ये मांग करे कि नहीं, नेहरू और एडवीना की चिट्ठी भी सार्वजनिक कर दो। अगर कांग्रेस ऐसी मांग करती है तो माना जाएगा कि कांग्रेस का अभिव्यक्ति की आज़ादी में अखंड विश्वास है और वो किसी चीज़ में पर्देदारी नहीं चाहती है, सब ओपन में रहेगा, नो तंबू नो कनात, खुले में आओ। अगर कांग्रेस ऐसी मांग कर दे कि पंडित जी और एडवीना वाले मसले में भी एक कुछ हो जाए इसी टाइप का। खैर, फजील अहमद साहब, मसला ये कि इसकी टाइमिंग एक, और ये काम अगर भारत में किसी ने किया होता तो होता रहा है, सारे दंगों की समीक्षा प्रिंट और ऑडियो और वीडियो सब में हो ही रही है, कहीं कोई कुछ नहीं रोका क्या? लेकिन जब कोई विदेशी संस्था इन्वॉल्व होगी तो फिर वो कूटनीतिक स्तर पर उसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ता है। जेएनयू और जामिया मिलिया में जो पड़ा वो तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन एक कूटनीतिक स्तर पर भी पड़ता है और वैश्विक स्तर पर संबंधों में दरार आती है। इसीलिए शायद ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले कंडेम किया इस डॉक्यूमेंट्री को। अमेरिका ने इस डॉक्यूमेंट्री को खारिज किया, उसने कहा हम और भारत दो विश्व के बड़े लोकतंत्र हैं और जीवंत लोकतंत्र हैं और हम भारत को इसी रूप में देखते हैं। लेकिन यहां वाले में हाय तौबा मच गई, जेएनयू लट्ठम लाठी चल गई, बोला ना तुम्हें मेरी कसम ये तो पर्दा लगा के देखेंगे। जामिया वाले भी यही कह रहे हैं। फजील अहमद साहब, मसला क्या है, इसके पीछे आपको क्या दिखाई देता है? एक बात तो ये जान लीजिए कि फजील अहमद साहब को बताऊं, चूंकि वो पत्रकारिता के फील्ड से नहीं, इसलिए मैं अपने अनुभव से एक बात बताता हूं। देश का मसला जब आता है ना, जैसे अमेरिका में आप चैनल चलाओ या अखबार चलाओ, ठीक, और अमेरिका और किसी देश में ठन जाए, ठीक, तो आप स्वतंत्र हैं, खूब स्वतंत्र हैं, लेकिन अमेरिका ये अनुमति नहीं देगा कि आप उस देश के पक्ष में कुछ क्रांति कर दो ना, इतना रहता है यहां पर। इसको नेशन सुपरमेसी है ना, वो सब पर लागू है। फिर उसमें पत्रकार हो, कथाकार हो, चित्रकार हो, कोई हो, ये थोड़ा बहुत बवाल भारत में ही हो जाता है, बाकी किसी देश में तो इतने बवाल की भी परमिशन नहीं। भाई मकबूल फिदा हुसैन भारत में हुए, बाकी किसी देश में थोड़े नहीं हो सकते, अमेरिका में नहीं हो सकते, बाकी छोड़ो, अमेरिका से बड़ा उदार देश कौन सा है फजील अहमद? कोई नहीं। वहां भी मकबूल फिदा हुसैन जैसे कि कोई अनुमति नहीं है, बेटा ड्रामा नहीं, शांति से बैठो तो रहो या, और नहीं तो डिपोर्ट कर देंगे तत्काल। लोकतंत्र सिरमाते, लेकिन अशांति फैलाओगे तो डिपोर्ट कर देंगे। ये है, इस चीज को भी ध्यान रखना होगा। भाई ए.के. मिश्रा जाएंगे आपके पास। दिनेश प्रताप जी, जो बात फजील अहमद कह रहे, मैंने नहीं देखी डॉक्यूमेंट्री, लेकिन मैं चाहूंगा जरूर कि उस डॉक्यूमेंट्री में साबरमती एक्सप्रेस के 2 डब्बे
ज्वलनशील पदार्थ फेंककर भस्मीभूत कर दिए गए। एक 3 महीने की बच्ची को गोद में लिए स्त्री बैठी थी, वो बच्ची और मां गोद में ही ऐसी उसी मुद्रा में जल के राख हो गए। एक पत्रकार के नाते मैं वहां गया था, मैंने वो डिब्बे देखे थे, मुझे नहीं पता, मैंने देखी नहीं डॉक्यूमेंट्री। अगर उनका जिक्र नहीं है तो ये फिर धूर्तता है, फिर ये मक्कारी है। फिर अरे भैया आएंगे आपके पास, नसीम भाई आएंगे, वो उनका जिक्र पहले होना चाहिए। राम रावण की लड़ाई हुई, ठीक क्यों हुई? क्योंकि रावण ने सीता का हरण किया, ये भी तो बताना होगा। केवल राम रावण का युद्ध हुआ ये बोलेंगे तो आप आधा सच और आधा झूठ छुपा बोल रहे हैं। ये बताना होगा कि रावण ने सीता का हरण किया, इसलिए प्रभु ने उसको दंडित किया, तब बात सही होगी दिनेश जी। लेकिन खैर एक बात मुझे जो फजील अहमद ने कही, आज के दौर में जब सब कुछ इतना ट्रांसपेरेंट है कि सरकार, अमेरिका भी चाहे, हम तो थोड़े तकनीक वाले हैं, अमेरिका भी चाहे तो कोई चीज रोक सकता है। जितने लोगों की सीडी आई, मैं नाम नहीं लूंगा, सब उसमें कुछ तो दिवंगत हो गए हैं, वो सब सुप्रीम कोर्ट गए कि हमारी सीडी रोक लो, ये नीली वाली सीडी है। क्या कोर्ट ने रोक भी दिया, आदेश भी दे दिया, बोले नहीं नीली सीडी कोई नहीं देखेगा। क्या फिर भी सबके मोबाइल में घूमी कि नहीं घूमी? नहीं, क्या नहीं लगता कि आज के दौर में ये प्रतिबंध बंद जैसा कोई बात है नहीं? भारत को अपनी आपत्ति जतानी चाहिए थी कड़े शब्दों में, लेकिन प्रतिबंध से कोई लाभ लगता है क्या दिनेश जी? जी ठीक दिनेश भाई, एक मिनट आएंगे दोबारा मैं आपके पास। हमारे साथ ये जीपी त्रिपाठी साहब भी जुड़ गए हैं। त्रिपाठी जी, अभी आप देर से जुड़े, मसला ये चल रहा था, मेरा मानना ये है कि आज के टाइम में, मैं थोड़ी उल्टी बात बोल रहा हूं, आज के टाइम में जिस चीज को सबसे ज्यादा दिखाना हो, घर घर दिखाना हो, उस पर प्रतिबंध लगा दो, अपने आप सब देख लेंगे। आप मेरी बात से सहमत हैं? फिर प्रतिबंध क्यों लगाया गया इस डॉक्यूमेंट्री पर? बनी गलत, इस पर भारत को ऐतराज जताना चाहिए, जताया, अच्छा किया। भारत इतना छोटा मुल्क नहीं कि कोई भी, मैं मिश्रा जी का शब्द तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, कुकुरमुत्ता है, लेकिन कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा ज्ञान देने चला आए, ये संभव नहीं। लेकिन अब जब सभी देख रहे हैं तो उस प्रतिबंध की भी मर्यादा खंडित हो रही है। क्या कहते हैं त्रिपाठी जी? ये बात कहना बड़ा सरल होता, महत्व तो नहीं देना चाहिए। आ रहे भैया खान साहब, मैं अब इस राय का क्यों हुआ उसका एक उदाहरण देता हूं ताजा। शाहरुख खान की आज एक फिल्म आई पठान, उस पर हाय हल्ला नहीं मचाए होते तो हो सकता उतनी सफलता नहीं मिलती जितनी आज मिली है। ठीक नहीं, उसमें ना त्रिपाठी जी, अभी नहीं, दोबारा नहीं, जब दोबारा में आएंगे तब, ठीक ना? अरे वो अपना काम कर, उनको करने दीजिए शाहरुख खान को। आपको आपत्ति जतानी, जता दीजिए सेंसर बोर्ड को, सख्ती के साथ जताइए। लेकिन जो लोग ये सोच रहे थे कि शाहरुख खान को हम चने मुरमुरे बिकवा देंगे खोड़ा में ठेली लगवा के, अब उनके लिए तो समस्या हो गई। दुनिया बदल गई है, समुद्र है। एक सीडी का मसला था, नसीम खान साहब, बहुत बड़े व्यक्ति की सीडी थी, बड़े प्रभावशाली थे वो भारत में, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपका मन रखने के लिए हम इसको बैन ऑर्डर कर देते, बैन, प्रतिबंध। क्या? लेकिन हमको भी इस बात का भरोसा नहीं है कि हमारा आदेश जमीन पर कितना लागू हो पाएगा। और वही हुआ। समुद्र में किसको, किस मछली को बैन करेंगे? मछली तो पकड़ में नहीं आती ना समुद्र में। खैर ये विषयांतर हो गया। नसीम खान, क्या दूसरे किसी देश में ऐसा संभव है? मैंने कहा क्या भारत का कोई न्यूज एजेंसी, ठीक,
ऐसा कर सकती है ब्रिटेन के संदर्भ में, आज के संदर्भ में, या अमेरिका के संदर्भ में? मिश्रा जी, अब आप एक कितने जा रहे हैं? पहले मिश्रा जी पर उन्होंने आरोप लगाया, वो मिश्रा जवाब दे। मिश्रा जी, वो कुकुर मुत्ते का मसला है भैया, निपट ठीक है। अरे भाई, कुकुर मुत्ते का बाद में जांच कराएंगे, कुकुर मुत्ते की जांच बाद में। अभी रुकिए दोनों लोग, दोनों रुकिए, एक मिनट। मुझे ऐसा स्मरण आता, गलत भी हो सकता हूं, मैंने तथ्य चेक नहीं किया, नहीं कहीं से दिमाग में टकराया तो मुझे लगा, क्या ऐसा है कि बीबीसी को वहां की सरकार फंड करती है कुछ अंश उसके खर्चे का? अगर ऐसा है तो स्थितियां और भी दूसरी हो जाएंगी, ये जान लीजिए, ये देखा जाना होगा। मुझे ऐसा लग रहा कहीं से, मेरे बैक ऑफ द माइंड कहीं से बात आई है। जैसे भारत में प्रसार भारती ऐसा काम नहीं कर सकती किसी के लिए, वो हमारे टैक्स के पैसे से चलती है, उसको ये सब करने की जरूरत नहीं, अनुमति नहीं हो सकती ना। एक मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे भाई इसी मुद्दे पर? क्या फंडेड है? हमको मालूम है, ठीक है मिश्रा जी, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। हो सकता है कि अभी कोई खुश हो, कोई नाराज हो, मैं उसकी परवाह नहीं करता, लेकिन ये सच है। नहीं फजील अहमद, बहस को बहुत नीचे मत लाइए। अमेरिका दुनिया भर के ऊपर रिपोर्ट जारी करता है। दिनेश जी, आपके पास आ रहा हूं, ठीक, सबका चौकीदार बना है, खुद ही अपने घर पे कभी रिपोर्ट जारी नहीं करता, और उसकी रंगबाजी का आलम यह कि दूसरे को भी अनुमति नहीं देता कि अमेरिका में रेसिज्म के खिलाफ भारत को रिपोर्ट जारी करे, पाकिस्तान करे या इंग्लैंड करे, लेकिन वो सबके लिए करेगा। क्यों भाई, आप दादा पहलवान हैं क्या? और दूसरी बात कहे कि दिनेश जी, आपके पास आ रहा हूं, यही बात फिर मैं सबसे लूंगा। बीबीसी के प्रति ऐसा स्नेह उमड़ रहा है भारत में, एक वर्ग में माला लेके जाप हो रहा है, बीबीसी नमस्कार, बीबीसी नमो नमः, अच्छी बात है। लेकिन जब टाइम्स मैगजीन नरेंद्र मोदी पर विशेषांक निकाल देती है, न्यूयॉर्क टाइम्स नरेंद्र मोदी पर आर्टिकल छाप देता है, तो भारत का वही वर्ग जो आज बीबीसी का मंत्र जाप कर रहा है, वो कहने लगता है तो मैनेज्ड है, सब ये मैनेज्ड है, और हम अमेरिका से सर्टिफिकेट में, हम टाइम्स का सर्टिफिकेट मानेंगे? हम तो यहां देख रहे हैं हमारे मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा, और टाइम्स मैगजीन कैसे मोदी को वर्ल्ड लीडर बता रही है? कहते हैं ना, दो बातें नहीं चलेंगी, या तो ये अभी मान लो कि सारे विदेशी, दिनेश जी ठीक है ना, या तो अभी इस भारत में सब लोग मान लो कि सारे विदेशी चैनल, अखबार, मैगजीन, वेबसाइट, जितना भी विदेशी है मामला, वो सब सच बोलता है। तो अरविंद केजरीवाल के स्कूल की फोटो भी छपी थी, वर्ल्ड स्कूल, क्या है? तो लोगों ने कहा ये पैसा देके छपाई है। दिनेश जी नहीं, बिल्कुल आप सब लोग मिलकर तय कर लो, मेरा शो खत्म होने से पहले आज मैं इस पे एक राय बनाऊंगा। या तो सारे विदेशी ठीक है, ये नहीं चलेगा, मेरी वाली कहेंगे तो मेरे दोस्त है, और दूसरी वाली कहेंगे तो हम दूसरे हो जाएंगे, ये नहीं चलेगा, मेरे शो में नहीं चल सकता। त्रिपाठी जी, अभी यही बीबीसी, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ऑफेंड ना हो, कि भारत के राजनेताओं के मन में मीडिया के लिए कितना सम्मान है, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अभी बीबीसी का राहुल जी पर कोई ऐसी गड़बड़ सड़बड़ टाइप की, मतलब राहुल जी के लिए जो अच्छी ना हो, ऐसी कोई डॉक्यूमेंट रिपोर्ट छाप दे, तो जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला, दिग्विजय सिंह सब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और लानत मलानत भेजेंगे बीबीसी को एक टोकरी भर के, ठीक? ऐसा तो नहीं हो सकता। या तो फिर मानो कि भाई ठीक है, हमें भरोसा है, ये नहीं हो सकता कि हमारे से राजनीतिक विरोधी को फंसाओगे तो हम आपके पक्ष में खड़े होंगे, हमारे बारे में बोलोगे तो हम कह देंगे ये गोदी मीडिया है। मसला ये है कि केवल राहुल गांधी नहीं ना, कांग्रेस फिर बहुत सारे लोग हैं। अब दिग्विजय सिंह जी को पता नहीं अभी उनके स्मरण में ये चीज आई कि नहीं आई, अब उनके आ गई तो कौन माई का लाल रोक लेगा, क्या कर डाले कौन जाने। ठीक है, ठीक फजील अहमद साहब, केजरीवाल ने फोटो छपाई 2 क्या न्यूयॉर्क टाइम्स में,
सब लोग उनके पीछे पड़ गए, बोले ये तो एक ही सी फोटो 2 अखबारों में छपा दी, ये फर्जी है, ये पेड है, दिस है, दैट है। वो कहते रहे भाई हमारे तो हमारी काम इतने अच्छे हैं कि न्यूयॉर्क तक डंका बज रहा है। किसी ने नहीं माना। मतलब क्या हम लोग केवल तब विदेशी मीडिया को तब मान लेंगे जब हमारे पक्ष में बात कहेगा? आपत्ति उठाई थी जी, टाइम्स मैगजीन में जब केजरीवाल की फोटो छपी तो भाजपा ने ही आपत्ति नहीं, उठाई। कांग्रेस ने भी उठाई, लेफ्ट ने भी, सबने उठाई। उसके सुनिए ना, कांग्रेस ने भी उसके बाद उठाई तो थी। पंजाब जीत गए। ना कांग्रेस ने भी उठाई थी, इस बात को ध्यान रखो। आधा सच नहीं बोलो फजील अहमद, कांग्रेस ने भी उठाई थी उतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। मैं वही बात कहता हूं, कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप, ये कब बंद होगा भारत में? सारी बातें अच्छी, लेकिन ये जो बीमारी है ये सब अच्छाइयों पर को पानी कर देती है। कोई भी आदमी सच बोलने को, कोई भी नेता सच के साथ खड़े होने को 1 सेकंड तैयार नहीं। वो पहले पूछता मेरे मतलब की चीज है तो मैं साथ खड़ा होऊंगा, मेरे खिलाफ है नहीं। इस देश की मुश्किल जानते क्या है? हम लोग बौद्धिक तौर पर बेईमान हैं, आर्थिक तौर पर है नहीं है, कौन है वो पर्सन टू पर्सन, लेकिन राजनीति में बौद्धिक तौर पर ईमानदारी नहीं बची। क्या इससे कड़वी बात कोई पूछ सकता है जो मैं पूछने की इजाजत चाहता हूं? गुजरात में जब बोगी जलाई गई, रामलला के दर्शन करके आ रहे लोग भस्मीभूत कर दिए गए, वो घटना, और उसके बाद राज्य में हुए दंगों की घटना, फजील अहमद अभी नहीं, क्या उनके बाद केंद्र में 1 दशक तक, फजील अहमद अभी आवाज नहीं जा रही आपकी, 1 दशक तक कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार रही कि नहीं रही? सुपर सेकुलर, अल्ट्रा सेकुलर, जैसे अल्ट्रा सर्फ होता वैसे अल्ट्रा सेकुलर लालू यादव रेल मंत्री रहे कि नहीं रहे? ठीक, क्या किया बताओगे देश को कि नहीं? आप कहां ईमानदार हो? क्या किया? हर चुनाव आता है गाल बजाने लगते हो सब लोग, किया क्या बताओ? 84 में सिखों का नरसंहार हुआ। भारत ने उतना बड़ा नरसंहार कभी नहीं देखा था, एक दिन में कभी नहीं देखा था। हमने देखा, आंखों से देखा, आंखों से। भैया हमको छाती पे हाथ रख के बता दो कितनों को सजा कराई नेताओं ने? सब मूछे ऐंठ रहे, मौज ले रहे, फार्म हाउस में पड़े हुए हैं। हमको विवश मत करिए कि हम इतना कड़वा बोले। टायर में बांध के जला दिए, मिट्टी का तेल डाल के फूंक दिए गए सरदार। मैंने देखा उनकी संपत्तियां लूट ली गई। क्या जांच चल रही है? कब तक? 84 से आज तक जोड़ो, कितने साल हो गए? 16 और 22, अभी तक जांच चल रही है। तीसरी बात, बेईमानी यही नहीं है, बेईमानी के अनगिनत हिमालय है भारत की राजनीति में। एक गुजरात, भोपाल में चूना भट्टी के इलाके के पास गरीब बस्ती के लोग एक रात सोए। नसीम भाई आप भी सुनिए, फजील भाई आप भी, और बाकी ए.के. मिश्रा जी और सब लोग। ये भाजपा कांग्रेस और हिंदू मुसलमान सब ऊपर की थोड़ी बात है ना, इसमें मजा नहीं है, इसमें दर्द है। सुबह वो उठे नहीं। उस वक्त एक आंकड़ा आया था कि 20,000 से ज्यादा लोग एक रात में मृत्यु को प्राप्त हो गए। यूनियन कार्बाइड नाम की एक मल्टीनेशनल कंपनी के कारखाने से जहरीली गैस का रिसाव हुआ। नसीम खान साहब सुन लीजिएगा, है? उसके बाद फजील अहमद आप भी सुन लीजिए, उसमें हिंदू भी मरा, मुसलमान भी मरा। पीढ़ियों तक नेताओं को याद नहीं रहता, उनको गाल बजाने वाले टॉपिक अच्छे लगते हैं जिनमें आनंद आए। उसके बाद पीढ़ियों तक उस इलाके में जो संतानें पैदा हुई वो शारीरिक तौर पर अक्षम हुई, मानसिक तौर पर विकृत हुई। ठीक नसीम भाई? उसका जो मालिक था एंडरसन,
उसको मालूम कौन छोड़ने गया था? डीएम और एसपी कार, एसपी कार चला रहा था, डीएम उनका बैग पकड़ा था और एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री मिले थे। क्या बोले? सर आप जहाज पकड़ के निकल लो, क्या बाकी हम यहां सब समेट लेंगे। क्या उसकी भी जांच चल रही थी। क्या हुआ जांच का हमें तो नहीं पता, जबकि हम ये गलतफहमी रखते हैं कि हम थोड़ी बहुत खबर में रहते हैं। आप लोगों ने कभी चिंता की इस बात की कि 20,000 लोग मर गए थे? कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, लोकदल, फलाना ठिकाना, हिंदू, मुसलमान, पादरी, ग्रंथी, सब लोग आ लिए सरकार में, है ना? कुछ किए बताओ हमको कि हाँ जी अमिताभ जी इतने लोगों को पकड़ के लाए और यहां जेल में ठूंस दिया। इससे बड़ा नरसंहार होगा? किसको भ्रमित कर रहे हैं आप लोग? नहीं, अभी नहीं। किसको भ्रमित कर रहे हैं? अब देश है, वो दौर बीत गया जब नेता बोले और देश सच मान ले केवल, क्योंकि और कोई माध्यम ही नहीं था। अब ये संचार के उद्दाम प्रवाह का युग है, उद्दाम प्रवाह का। आप कुछ बोलते हो, उसका पोस्टमार्टम 3 मिनट में हो जाता है, क्या 7 पीढ़ी तक का। इसलिए अब नहीं चल सकता। 1 मिनट में आ जाएगा। एंडरसन को एस्कॉर्ट करने वाले कौन थे? गूगल में हिंदी में डाल दो, आ जाएगा फोटो समेत। क्या करिएगा? उसे क्या कुछ और बचता है? नो वन किल्ड जसिका टाइप का हो गया। 20,000 लोग मर गए थे एक रात में। सिखों का नरसंहार, गुजरात में गोधरा का प्रसंग, फिर दंगे का प्रसंग। लालू यादव से बड़ा तो सेकुलर मैंने कोई देखा नहीं। क्लेम्ड, वो अपना क्लेम करते थे, नानावटी कमीशन बनाया, यहां तक का कुर्ता पहनते थे लालू जी, है? हाथ फटकार फटकार के उन्होंने लोकसभा में खूब कहा कि छोड़ेंगे नहीं, टेटू पकड़ वकील ले आएंगे। लालू जी ने कहा था। किसका टेटू पकड़ ले आए थे? किसका टेटू पकड़े? किसी के नहीं पकड़े, किसी का नहीं पकड़े। चारा घोटाले में जेल और चले गए। काहे का टेटू? टेटू पेटू कुछ नहीं हुआ। जिन लोगों को यह लगता है कि उस वक्त अत्याचार हुआ, वो हुआ जो नहीं होना चाहिए किसी सभ्य समाज में। वो लोग जब सरकारों में रहे तो उन्होंने क्या किया, ये देश को बताएंगे कि नहीं? या चुनाव में ही केवल दाएं बाएं गाल बजाएंगे? ये प्रश्न बड़ा है और ये सबसे है, नेताओं से भी है और नेताओं के चिंटुओं से भी है। क्योंकि कई बार नेता नहीं बोलता, चिंटू से बुलवाता है। ठीक, तो इन ऐसे मसलों में कोई उत्तर तो आना चाहिए ना? नहीं आना चाहिए? नहीं आया ना? है मित्र, सच कहने का साहस नहीं है और सच सुनने का भी साहस नहीं है। लेकिन खैर, मूल विषय ये कि इसमें अगर कोई गुजरात के दंगे के बाद की चुनावी प्रक्रिया भारत में देखें तो भाजपा को लगातार विकास हुआ, भाजपा ने लगातार अपने को बढ़ाया और व्यक्ति के तौर पर नरेंद्र मोदी लगातार आगे बढ़े। ठीक, हर चुनाव में गुजरात का दंगा आया। और मैं एक बात और याद करूंगा, सोनिया जी हालांकि बहुत मर्यादित भाषा हमेशा इस्तेमाल करती, लेकिन कभी व्यक्ति को कोई लोग समझा देते, तो उन्होंने गुजरात के एक चुनाव में जाकर कहा, मैं मानता हूं वही टर्निंग पॉइंट था जहां से नरेंद्र मोदी एकदम बड़े फलक पर छाए, कि मौत का सौदागर। दिनेश भाई याद है ना? उसके बाद से नरेंद्र मोदी कहां पहुंच गए देख ही रहे। लाख टके का प्रश्न ये है भैया कि अगर आप मानते थे कि ये मौत का सौदागर का मामला है, तो जब आप सरकार में रहे तो आपने क्या किया? इसका मतलब अगर कुछ नहीं किया, इसका मतलब आपके पास कुछ सबूत नहीं था, तो फिर मौत का सौदागर क्यों बोला? जनता ने यही समझा और यही माना। नतीजा सामने है। सरकार में रहे ना,
10 साल के तो सीधे सीधे डॉक्टर मनमोहन सिंह ही रहे। फिर देवी गौड़ा गुजराल टाइप के जो प्रधानमंत्री थे वो भी नसीम जी आपकी पार्टी के भरोसे रहमो करम पे थे, नहीं उनसे ही कुछ करा सकते थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ ना। इसलिए जब आप आज 20 साल बाद कहते हो कि नहीं हम उस डॉक्यूमेंट्री के साथ खड़े हैं तो सवाल पैदा होता है। जब आप सरकार में थे तब क्या किए वो बताने रहे हो, करे डॉक्यूमेंट्री चलाओ जेएनयू में, उससे क्या हो जाएगा? माहौल खराब करना चाहते हैं फिर केवल, क्योंकि जब आपके पास इख्तियार था, हुकूमत हिंदुस्तान थी, फजील अहमद इस बात का उत्तर दिए बिना कोई बात आगे जाती ही नहीं किसी नेता की। सरकार में रहे, झाल बजाते रहे, अब कह रहे हो कि जेएनयू में चलाओ नहीं तो धरना देंगे। और ठीक कहा किसी ने मुझसे अभी मित्र ने कि जेएनयू और जामिया इन्हीं दो यूनिवर्सिटी में बवाल क्यों होता है भाई? ये पढ़ाई लिखाई के लिए खोले हैं हमारे टैक्स के पैसे से कि नेतागिरी के ट्रेनिंग सेंटर हैं? इसे बंद कराया जाना चाहिए। हम टैक्स देते हैं इसलिए कि यहां बच्चे पढ़े, गरीब का बच्चा पढ़े कम फीस में। जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए नहीं देते पैसा। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शैक्षणिक संस्थानों में राजनीति निषिद्ध हो। जिनको राजनीति करनी है यूनिवर्सिटी छोड़ो, पार्टी ज्वाइन करो, जिंदाबाद मुर्दाबाद दिन भर करो जंतर मंतर पर खड़े होके। आपकी फीस 20 रुपया 30 रुपया 40 रुपया महीना तब लगती है जब हम टैक्स देते हैं, भारत का आदमी, तब आप पढ़ रहे हैं वहां। और आप लड़ किसके लिए रहे? बोले डॉक्यूमेंट्री के लिए पत्थर चलाएंगे। आज रात में पत्थर चलाना है, यूनिवर्सिटी की सीट खाली करिए, किसी गरीब का बेटा पढ़े, आप जाइए और पत्थर चलाइए यहां से लेके कश्मीर तक जहां मन करे। लेकिन यूनिवर्सिटी की सीट को घेर कर मत बैठिए, चाहे जामिया हो चाहे जेएनयू हो। मेरा कहना यह, राजनेताओं को न्याय करना सीखना चाहिए। जिस दिन न्याय करना सीख जाएंगे उस दिन उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न्याय जनता को दिखता है। और ये जो बातें मैंने कही जनता की ही बातें, मेरी थोड़ी ना है। जाके लोगों से पूछिए तो लोग कहते भैया सब आजमा लिए, सब देख लिए। क्या किसी सरदार से पूछिए जिसके पिता को जला दिया गया हो, नसीम भाई गलत नहीं कह रहा हूं, रोने लगेगा। भोपाल में जाके कभी उस इलाके में जाइए, फूट फूट के रोते हैं लोग। सबकी सरकारें देख ली, हुआ कुछ नहीं। यह बड़ा प्रश्न है। विदेशी एजेंसी या विदेशी पावर ग्रुप्स जो होते हैं वो, या कोई सरकार किसी देश की, बाहरी देश की, उसको ये अनुमति नहीं होनी चाहिए कि वो भारत की संप्रभुता के साथ छेड़छाड़ करने की हिमाकत करे। ये बात हम सबको याद रखनी चाहिए, चाहे मसला कश्मीर फाइल का हो और चाहे गुजरात फाइल का। धन्यवाद।